नमस्ते। कोल्ड फ्यूजन के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इतिहास में कुछ लोगों ने दुनिया को ऐसे बदलने और हिलाने की शक्ति रखी है जैसे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया। एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति और गहरे अंदरूनी संघर्षों वाला, ओपेनहाइमर का जीवन नीति और वैज्ञानिक प्रगति के बीच में उलझा हुआ था। एटॉमिक बॉम्ब के पिता के रूप में जाने जाने वाले वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के पीछे का ड्राइविंग फोर्स था जो दुनिया के सबसे भयंकर हथियार को जन्म दिया था। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ सफलता से नहीं भरी है, बल्कि महत्वाकांक्षा, कष्ट, प्रतिभा, दोष, सफलता और घोटालों से भरी है। क्या वो एक योद्धा थे जो खूनी विश्व युद्ध को समाप्त करने में मदद किया, या सिर्फ एक खलनायक जो अनंत विनाश को जन्म दिया? जवाब, जैसे ओपेनहाइमर खुद जटिल और रोमांचक है। वो एक आदमी है जिसके बहुत सारे किस्से हैं, तो आराम से बैठिए जब हम रॉबर्ट ओपेनहाइमर की जिंदगी और विरासत को अनकवर करते हैं। टीवी फॉरेन। 1904 में 22 अप्रैल को न्यूयॉर्क सिटी में अमीर जर्मन यहूदी अपने माता पिता से जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर पैदा हुआ था। वो एक सचमुच का प्रोडिजी था और साइंस और साहित्य में बचपन से ही गहरी रुचि रखता था। उनके पिता कपड़े को इम्पोर्ट करने का व्यापार चलाते थे और इससे बहुत पैसे कमाते थे। उनकी फैमिली अमीर थी, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि उनके न्यूयॉर्क पेंट हाउस में वैन गॉग और पिकासो के चित्रों की पेंटिंग लगी हुई थी। रॉबर्ट के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो बिगड़ा हुआ बच्चा था। जो कुछ भी वो चाहता था उसके माता पिता उसे दे देते थे और इससे उसकी ज़िंदगी में बाद में इमोशनल प्रॉब्लम्स पैदा हुई। स्कूल में रॉबर्ट बहुत ही तेज़ दिमाग का था, लेकिन दिखावा करने वाला भी था। इसका नतीजा ये था कि उसे बुली किया जाता था। समर कैंप में दूसरे लड़के उसके कपड़े उतार देते थे और उसे रात भर आइस हाउस में सोने के लिए छोड़ देते थे। ओपेनहाइमर ने अपना ध्यान फिजिक्स की तरफ लगाया। उन्होंने अपने भाई से एक बार कहा था, मुझे फिजिक्स दोस्त से ज़्यादा ज़रूरी है। रॉबर्ट गिफ्टेड था और स्कूल में तेज़ी से पढ़ाई करता था। 17 साल की उम्र में वो ग्रेजुएट हो गया था। हार्वर्ड के बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया। एक अलग देश में रहकर यंग स्टूडेंट अकेला और उदास था। उसकी फैमिली अब वहाँ नहीं थी उसे स्पॉइल करने के लिए। इसी दौरान रॉबर्ट ने अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप किया और अपनी माँ के साथ खट्टे आर्ग्यूमेंट्स होने लगे। इस पॉइंट पर वो डिप्रेस्ड हो गए और शाई यंग मैन मेंटली अनस्टेबल हो गए और उनके अंदर क्रैक्स दिखने लगे। उनके कुछ दोस्तों में से एक फ्रांसिस फर्गुसन उनसे मिलने आए। उन्होंने ओपेनहाइमर को बताया कि वो इंगेज होने वाले हैं। ये सुनकर ओपेनहाइमर ने कंट्रोल खो दिया। कैसे उसका दोस्त उससे बेहतर कर रहा था। स्किनी रिच किड ने फर्गुसन पर हमला कर दिया, उसे ज़मीन पर गिरा दिया और उसके गले को दबाने लगा। फर्गुसन ओपेनहाइमर से 2 गुना बड़ा था। उसने उसे हटा दिया और उसे बड़े होने को कहा, लेकिन यह सिर्फ आने वाली चीज़ों की चेतावनी थी। अब ओपेनहाइमर का एक ट्यूटर था, पैट्रिक ब्लैकेट। ब्लैकेट चाहता था कि ओपेनहाइमर हैंड्स ऑन लैब वर्क करे, जो कि वो नफरत करता था। ओपेनहाइमर ने ब्लैकेट के लिए गुस्सा भरा नफरत पाल लिया। 1926 में चीज़ें एक सरहद तक पहुंच गई जब ओपेनहाइमर ने एक सेब में पॉइजन डालकर ब्लैकेट की डेस्क पर रख दिया। फिर वो कमरे से बाहर चला गया और छुट्टी पर चला गया। धन्यवाद भगवान का कि पैट्रिक ने कभी वो सेब खाया ही नहीं। लेकिन छुट्टी पर जाते ही ओपेनहाइमर टूट गए और अपने दोस्तों को अपने जुर्म का इजहार किया। खबर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई और एडमिनिस्ट्रेटर्स ने अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगाए। शायद यही ओपेनहाइमर का अंत होता, लेकिन उनके अमीर पिता ने अपने बेटे को इस सिचुएशन से निकाल लिया। उन्हें सिर्फ प्रोबेशन मिली और काउंसलर से मिलने का हुक्म। लेकिन चीज़ें सुधर गई जब वो 1926 में गुडेन यूनिवर्सिटी में चले गए। यहाँ उन्होंने लेजेंडरी मैक्स बॉर्न से मुलाकात की, जो खुद हाल ही में क्वांटम मैकेनिक्स शब्द का आविष्कार किया था। कंटेक्स्ट के लिए उस समय बॉर्न वर्ना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और एनरिको फर्मी पैराडॉक्स को मेंटर करते थे। मैक्स बॉर्न के मेंटरशिप में रहते हुए ओपेनहाइमर थ्योरेटिकल फिजिक्स में एक्सेल करते रहे। उन्होंने अपनी कॉलिंग ढूंढ ली थी और एकेडमिक्स में डिससैटिस्फैक्शन दूर हो गई थी और उनका दिमाग बहुत बेहतर हो गया था। 23 साल की उम्र में ओपेनहाइमर ने फिजिक्स में PhD कर लिया और सिर्फ 2 सालों में 12 से ज़्यादा पेपर्स पब्लिश कर दिए। जर्मनी के बाद रॉबर्ट कॉल बर्कली में प्रोफेसर बन गए। रॉबर्ट का एक टेंडेंसी था टॉपिक से टॉपिक पर उछलना, जो कि उनके कलीग्स को बहुत फ्रस्ट्रेट करती थी। वो रैंडमली फिजिक्स छोड़ देते थे महीनों के लिए और फिलॉसफी पढ़ने या संस्कृत लैंग्वेज सीखने के लिए। वो लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हो गए। स्पेनिश सिविल वॉर में भी कम्युनिस्ट के लिए फंड रेजर्स भी रखते थे। इन एसोसिएशंस विद कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर्स बाद में उनकी ज़िंदगी और करियर पर गहरा असर डालेगी।
उनके एक दोस्त फ्रीमैन डायसन बाद में याद करते हुए कहते हैं कि ओपेनहाइमर को बस एक जगह बैठकर चीज़ें देखने की काबिलियत नहीं थी, लेकिन इन ट्रेड्स के बावजूद भी ओपेनहाइमर अपने ब्रिलियंट दिमाग की वजह से एक एकेडमिक आइकन बन गए। लेकिन पर्सनल स्ट्रगल्स के बावजूद भी ओपेनहाइमर का साइंटिफिक कम्युनिटी में दर्जा बढ़ता गया। 1941 में उन्हें मैनहट्टन प्रोजेक्ट ज्वाइन करने का इनविटेशन मिला, जो यूएस गवर्नमेंट का अल्ट्रा सीक्रेट प्रोग्राम था एटॉमिक बम बनाने का। इस रोल को एक्सेप्ट करना उनकी जिंदगी और सचमुच इतिहास का रुख बदल देगा। न्यूक्लियर वारफेयर का जन्म यूनाइटेड स्टेट्स में एक सिंगुलर पाइवोटल लेटर से हुआ, जो फिजिसिस्ट लियो स्लिसलेट ने लिखा था, जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एंडोर्स किया था। यह लेटर प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट को अगस्त 1939 में भेजा गया था, जिसमें बताया गया था कि एटॉमिक बम थ्योरेटिकली पॉसिबल है। इस लेटर में एक गंभीर चेतावनी भी थी कि जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया से यूरेनियम की सोर्सेज जमा करना शुरू कर दिए थे। ये इस बात का संकेत था कि नाजी खुद का एटॉमिक बॉम्ब बना रहे थे। इस कम्युनिकेशन की गंभीरता और वर्ल्ड वॉर 2 के बढ़ने के साथ यूनाइटेड स्टेट को अर्जेंट रिस्पांस देना पड़ा और 1942 में मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू हुआ। ये एक कोलोसल साइंटिफिक और मिलिट्री कोलैबोरेशन हैंडओवर था, जो अनइमेजिनेबल पावर वाला हथियार बनाने के लिए था, एक डिटेरेंट जो इतना फॉर्मिडेबल होगा कि युद्ध खत्म हो जाए और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स डिस्करेज हो जाए। इस हिस्टोरिक मिशन का सेंट्रल पार्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर का अपॉइंटमेंट था। ये एक अनपैरेलल्ड लीडरशिप रोल था जो उनकी लेगेसी शुरू कर रहा था। ओपेनहाइमर प्रोजेक्ट डायरेक्टर के लिए अनकन्वेंशनल चॉइस लग रहे थे। वो एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे, इंजीनियर नहीं, और इसके साथ ही उनके पॉलिटिकल एसोसिएशन सिक्योरिटी एजेंसी में कुछ आईब्रो रेस कर रहे थे। लेकिन फिर भी जनरल लेस्ली ग्रॉस, प्रोजेक्ट के मिलिट्री हेड, ओपेनहाइमर में ब्रिलियंट इंटेलेक्ट, कैरिस्मा और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टीज का रेयर कॉम्बिनेशन देखा। लीडर के रूप में उनका क्विक माइंड बहुत एसेट साबित हुआ। उनका दिमाग वो सारी नॉइस को पियर्स करके सीधा प्रॉब्लम के हार्ट तक पहुंच जाता था। इस यूनिक माइंडसेट के बिना शायद एटॉमिक बॉम्ब कभी नहीं होता। ओपेनहाइमर का पहला मेजर चैलेंज सीक्रेट लैबोरेटरी का एस्टैब्लिशमेंट था, जहां बॉम्ब डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट किया जाता। उन्होंने आइसोलेट लोकेशन लॉस एलमोस, न्यू मैक्सिको चुना। उन्होंने इसे साइंटिफिक इनोवेशन का हब तस्वुर किया था। इन रिमोट सराउंडिंग्स में ओपेनहाइमर एकेडमिक से लीडर में बदल गए। किसी तरह से पूरी दुनिया का भाग्य उनके हाथों में था। ओपेनहाइमर चैलेंज को उठाए और रिमार्केबल लीडरशिप स्किल्स दिखाए। उन्होंने डिफरेंट डिसिप्लिन्स के साइंटिस्ट के बीच गैप्स ब्रिज किए, ईगोज मैनेज किए और कॉन्फ्लिक्ट्स डिफ्यूज़ किए। इंटेंस प्रेशर के बावजूद भी वो साइंटिफिक कम्युनिटी पर फोकस रखे रहे। अपनी टीम के बच्चों के लिए स्कूल्स भी बनवाए और उनके चार्ज में सभी लोगों की ओवरऑल वेलफेयर इंश्योर की। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के टेक्निकल चैलेंजेस फॉर्मिडेबल थे, लेकिन ओपेनहाइमर का रोल साइंटिफिक रियलम से ज़्यादा था। उन्होंने हायर स्टेक्स गवर्नमेंट फंडेड एंडेवर के पॉलिटिकल इंट्रिकेसीज नेविगेट किए। उन्होंने अपने काम के एथिकल इम्प्लीकेशंस से भी ग्रैपल करना पड़ा, जो सबसे भारी बोझ लेकर आते थे। लेकिन एथिक्स ही नहीं सिर्फ चैलेंज थे। एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए 2 प्राइमरी टेक्निकल चैलेंज ओवरकम करने पड़ते थे। पहला चैलेंज ये था कि इनफ मटेरियल प्राप्त करना जो न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन को सस्टेन कर सके। हाँ, और दूसरा चैलेंज ये था कि एक डिवाइस इंजीनियर करना जो उन चेन रिएक्शंस को ट्रिगर कर सके। यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम T39 एक सिंथेटिक एलिमेंट सूटेबल मटेरियल्स के रूप में आइडेंटिफाई किए गए। इन एलिमेंट का चुनाव इसलिए किया गया था क्योंकि इनमें न्यूट्रॉन पार्टिकल से हिट होने पर सस्टेन्ड या रनवे चेन रिएक्शन शुरू करने की काबिलियत थी, एक काम जो सिर्फ 2 डिकेड पहले इम्पॉसिबल समझा जाता था। एक सिंगल पार्टिकल रिएक्शन शुरू करता है, यूरेनियम एटम को स्प्लिट करता है। अब यहाँ एनर्जी रिलीज होती है हीट और ब्लास्ट के रूप में। लेकिन यहाँ फ्री न्यूट्रॉन्स ट्रिमेंडस स्पीड से बाहर निकलते हैं, और अगर सफिशिएंट U-235 प्रेजेंट हो, जो साइंस क्रिटिकल मास कहता है, तो वो न्यूट्रॉन्स दूसरे यूरेनियम एटम्स पर हमला करते हैं, उन्हें स्प्लिट करते हैं और भी स्प्लिट करते हैं। नतीजा एक चेन रिएक्शन होता है जिसमें 1 मिलियन बिलियन एटम्स 2 सेकंड में एक्सप्लोड हो जाते हैं। लेकिन यूरेनियम 235 को ज़्यादा प्रेवलेंट यूरेनियम 238 से एक्सट्रैक्ट करना या प्लूटोनियम 239 को न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रोड्यूस करना एक कोलोसल टास्क था, एक टास्क जो अनप्रेसिडेंटेड इंडस्ट्रियल एफर्ट्स मांगता था। तो इंजीनियर्स ने काम शुरू किया, डिज़ाइनिंग, टेस्टिंग और अल्टीमेटली एक मैकेनिज्म क्रिएट किया
जो इन मटेरियल के मासेस को रैपिडली कलेक्ट कर सकता था। अगला चैलेंज डेस्टिनेशन इशू को ओवरकम करना था। ये एक डिफ़िकल्ट चैलेंज था, लेकिन इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने इवेंचुअली इसे सॉल्व कर लिया था। ये टेक्निकल फीस्ट उस समय एक साइंटिफिक और इंजीनियरिंग इनोवेशन का एपेक्स थे। जुलाई 16, 1945 था और न्यू मैक्सिकन डेजर्ट में सभी चुप थे। अचानक एक एक्सप्लोजन ने काम एयर को फाड़ दिया और एक टेरिफाइंग लाउड रोर उसके बाद आया। पहला एटॉमिक बॉम्ब, जिसे गैजेट नाम दिया गया था, ट्रिनिटी टेस्ट साइट पर सक्सेसफुली डिटोनेट हो गया था। मशरूम क्लाउड 12 किलोमीटर्स की एल्टीट्यूड तक उड़ा और शॉकवेव ब्लास्ट 160 किलोमीटर दूर तक महसूस किया जा सकता था। जब मशरूम क्लाउड आसमान में उड़ा तो ओपनहाइमर ने रिपोर्टेडली हिंदू स्क्रिप्चर भागवत गीता की एक लाइन कोट की। उन्होंने कहा, अब मैं मौत बन गया हूँ, दुनिया के विनाशक। ये सेंटिमेंट और टेरर और सॉरो को कैप्चर करता था जो कंप्लीट डिवास्टेशन के क्रिएशन से आता था। इस पल में ग्लोबल पॉपुलेशन अननोइंगली एटॉमिक एज में अशर हो गई थी। यूएस गवर्नमेंट ने एक्चुअली इवेंट को कवर अप करने का प्लान बनाया था, जिसकी साउंड और साइट को कम्प्लीटली इग्नोर करना मुश्किल होता। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक राइटर विलियम लॉरेंस को मैनहट्टन प्रोजेक्ट में ड्राफ्ट किया गया था, सिर्फ इसे कवर अप करने के लिए। उन्होंने मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखे थे, जिसमें से एक इन्वॉल्व थे एक्सीडेंटल डेथ ऑफ हंड्रेड्स। अल्टीमेटली उन्होंने लिखा कि एक्सप्लोजन और हीट वेव के कारण रिमोटली लोकेटेड एम्यूनिशन मैगजीन कंटेनिंग अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हाईली एक्सप्लोजिव पायरोटेक्निक्स था। पब्लिक को कुछ पता नहीं चला। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के एफर्ट्स का अल्टीमेट कल्मिनेशन 2 एटॉमिक बॉम्ब्स के क्रिएशन में था। लिटिल बॉय एक यूरेनियम 235 वेपन और फैटमैन एक प्लूटोनियम 239 वेपन। इन न्यूली डेवलप्ड एटॉमिक वेपन्स को डिप्लॉय करने का डिसीजन लाइटली नहीं लिया गया था। मिड 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 अपने 6ठे साल में ग्राइंड कर रहा था और जर्मनी के सरेंडर होने के बावजूद भी जापान रेजिस्ट कर रहे थे। पैसिफिक वॉर ने हैवी टॉल लिया था और ब्रूटल आइलैंड टोपिंग कैंपेन्स ने यह दिखाया था कि जापान लास्ट मैन तक लड़ने के लिए तैयार था। मेनलैंड जापान के इन्वेजन का कोडनेम ऑपरेशन डाउनफॉल था, जो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स अगर नहीं तो मिलियंस एलाइड कैजुअलिटीज का रिजल्ट होता। इसी बीच इंटेलिजेंस ने कुछ चिलिंग डिस्कवर किया। रिपोर्ट्स आई थी कि जापानीज आर्मी ने एक बायोलॉजिकल वेपन प्रोग्राम यूनिट 731 डेवलप किया था। इन फैसिलिटीज़ में ह्यूमन सब्जेक्ट्स पर हॉरिफिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते थे और सबसे बुरी बात यह थी कि यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कि 1 महीने में वो अमेरिकन वेस्ट कोस्ट पर बायोलॉजिकल अटैक करने की तैयारी कर रहे थे। पेलोड में बबॉनिक प्लेग वाले फ्लीज होते, जो वर्ल्ड हिस्ट्री के सबसे डेंजरस डिजीज़ में से एक है। कि रिविलेशन ने एक्स्ट्रा लेयर ऑफ अर्जेंसी और डेंजर ऐड की। जैसे वॉर अपने पीक पर पहुंच रही थी, अप्रैल 1945 में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट मारे गए और प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन उनकी जगह ले लिए। जल्दी उन्हें मैनहट्टन प्रोजेक्ट और एटॉमिक बॉम्ब की अनप्रेसिडेंटेड डिस्ट्रक्टिव पावर के बारे में ब्रीफ किया गया। ट्रूमैन और उनके एडवाइज़र को एक डिवास्टेटिंग चॉइस फेस करना पड़ा। एटॉमिक बॉम्ब यूज़ करो और शायद वॉर को स्विफ्टली एंड करो, लेकिन टेरिबल ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट पर, या लैंड इन्वेजन प्रोसीड करो, जो लाइकली रिजल्ट होगा उतने ही, अगर नहीं तो ज़्यादा हॉरिफाइंग कैजुअलिटीज़ में। अल्टीमेटली, जैसा हम सब जानते हैं, डिसीजन एटॉमिक बॉम्ब्स ड्रॉप करने के लिए लिया गया था। अगस्त 6, 1945 को लिटिल बॉय हिरोशिमा पर ड्रॉप हुआ। सरेंडर या कंप्लीटली डिस्ट्रैक्शन फेस करो अल्टीमेटम इग्नोर हो गई। अगस्त 9 सुबह 10:58 बजे जापानीज टाइम दूसरा एटॉमिक बम नागासाकी इंडस्ट्रियल सीपोर्ट सिटी पर एक्सप्लोड हुआ। 3 दिन बाद फैटमैन नागासाकी पर ड्रॉप किया गया। दोनों सिटीज़ को कम्प्लीटली डिवास्टेट कर दिया गया और ह्यूमन टोल कैटास्ट्रोफिक था। जब लिटिल बॉय हिरोशिमा के ऊपर लगभग 600 मीटर पर डिटोनेट हुआ तो उसने एक ब्लास्ट अनलीश किया जो लगभग 15,000 टन ऑफ TNT के बराबर था। इंस्टेंटली 1300 हेक्टर्स ऑफ सिटी सेंटर को ओब्लिटरेट कर दिया। अनुमानित रूप से 70,000 लोग तुरंत मर गए। आने वाले फायर स्टॉर्म ने सिटी को कंज्यूम कर दिया, जिसके कारण डेथ टोल 1945 के एंड तक 1,40,000 हो गया। नागासाकी ने अगस्त 9 को सिमिलर फेट सफ़र किया जब फैटमैन डिटोनेट हुआ। हालांकि बॉम्ब ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन उसका डैमेज कम था सिटी के हीली ज्योग्राफी की वजह से। फिर भी अनुमानित रूप से 40,000 लोग इंस्टेंटली मरे। एडवेंचर डेथ टोल साल के एंड तक लगभग 70,000 हो गया। दोनों सिटीज़ में बहुत सारे लोग जो इनिशियली सर्वाइव हुए थे, उन्हें सीवियर बर्न्स,
ब्लास्ट से इंजरीज और रेडिएशन सिकनेस से सफ़र करना पड़ा। आने वाले वीक्स में, मंथ्स और ईयर्स में अनटोल्ड सफरिंग और डेथ हुई। और एक पॉइंट नोट करने की बात है कि हालांकि जापानीज़ मिलिट्री और गवर्नमेंट हॉरिफिक वॉर क्राइम्स की गिल्टी थे, लेकिन जापानीज़ सिविलियन पॉपुलेशन इनोसेंट थी। कुछ वीक्स में जापान ने सरेंडर कर दिया, जिससे वर्ल्ड वॉर 2 का एंड हो गया। मैं इस रिप्लाई को पॉट्स डिक्लेरेशन का फुल एक्सेप्टेंस मानता हूँ, जो जापान का अनकंडीशनल सरेंडर स्पेसिफाई करता है। रिप्लाई में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। एटॉमिक बॉम्ब का यूज़ वॉरफेयर में एक डिवास्टेटिंग न्यू चैप्टर मार्क करता है, जिससे ह्यूमैनिटी पहली बार कंप्लीट सेल्फ डिस्ट्रक्शन की सेल्फ पोटेंशियल को एक्सपोज होती है। इस पीरियड में ओपनहाइमर साइंटिफिक कम्युनिटी और मिलिट्री हायरार्की के बीच एस्केलेटिंग डिबेट के बीच में थे। उनका रोल हाउएवर लार्जली एडवाइजरी था। बॉम्ब्स ड्रॉप करने का अल्टीमेट डिसीजन पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर्स के हाथों में था। फिर भी वो डीपली अफेक्टेड थे लॉस ऑफ लाइफ और डिस्ट्रक्शन से, जो वेपन से हुआ था, जिसे उन्होंने हेल्प किया था क्रिएट करने में। फॉरेन वर्ल्ड वॉर 2 के आफ्टर मैथ में ओपनहाइमर नए एटॉमिक एज का सिंबल बन गया। उनका नाम हमेशा मैनहट्टन प्रोजेक्ट और न्यूक्लियर वेपन के डॉन के साथ जुड़ा रहेगा, जो ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे डिस्ट्रक्टिव वेपन है। लेकिन वो एक आदमी था जो अपने काम के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में डीपली कॉन्फ्लिक्टेड था। पोस्ट वॉर ओपनहाइमर अमेरिका के न्यूक्लियर पॉलिसी को शेप करने में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के पोजीशन में चले गए। 1947 में उन्हें न्यूली एस्टैब्लिश्ड एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जनरल एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। यहाँ वो इंटरनेशनल कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर पावर के लिए पावरफुल एडवोकेट बन गए, ताकि ग्लोबल आर्म रेस अवॉर्ड हो सके। जनरल एडवाइजरी कमेटी ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन के रूप में रहते हुए ओपनहाइमर अपने कंसर्न्स को इंक्रीजिंगली वोकल करते रहे। न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट के एस्केलेशन के बारे में उन्हें हाइड्रोजन बॉम्ब के डेवलपमेंट से खास तौर पर विरोध था। उन्होंने इसे जीनोसाइडल प्रोपोर्शन का वेपन समझा। उनका पोजीशन उन्हें अमेरिकन मिलिट्री और गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंशियल फिगर से डायरेक्ट ऑड्स में ले आया, जिनमें से एक लुइस स्ट्रॉस था, एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन एडवर्ड टेलर, जिसे ऑफन फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब कहा जाता था। वो ओपनहाइमर के स्टैंड को अमेरिका के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिए एक हिंड्रेंस समझते द कोल्ड वॉर के दौरान। और ओपनहाइमर के लिए चीज़ें सिर्फ और चैलेंजिंग हो गई, क्योंकि उनके पास्ट एफिलिएशन लेफ्ट लीनिंग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ और उनके हाइड्रोजन बॉम्ब के ऑपोजिशन के साथ उनके लॉयल्टी और पॉलिटिकल अलाइनमेंट के बारे में इंक्रीजिंग सस्पिशंस थे। ये कंसर्न 1953 में हेड पर आए, जब ओपनहाइमर का सिक्योरिटी क्लियरेंस सस्पेंड हो गया। ये प्रेसिडेंट आइजनहोवर के डायरेक्टिव के तहत था, और एक स्पेशल कमेटी ने हियरिंग रखी थी जिसमें डिसाइड किया गया था कि ओपनहाइमर का सिक्योरिटी क्लियरेंस रीइंस्टेट होगा या नहीं। 1954 में रखी गई हियरिंग एक पब्लिक स्पेक्टिकल थी। ये फॉर्मल कलीग्स और फ्रेंड्स को एक दूसरे के अगेंस्ट पिटेड कर देती थी और वाइड स्प्रेड अटेंशन ड्रॉ करती थी। ओपनहाइमर को कम्युनिस्ट टाइज और नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट होने का इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन ये क्लेम्स कभी प्रूव नहीं हुए। साइंटिफिक कम्युनिटी के सिग्निफिकेंट सपोर्ट के बावजूद भी हियरिंग का वर्डिक्ट उनके अगेंस्ट था और उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस रीइंस्टेट नहीं हुआ। ये डिसीजन इफेक्टिवली ओपनहाइमर का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस न्यूक्लियर पॉलिसी पर ख़त्म कर दिया और उनके करियर और रेपुटेशन में एक ड्रामेटिक शिफ्ट मार्क किया। पहले पब्लिक ह्यूमिलिएशन के बावजूद भी वो साइंटिफिक कम्युनिटी में एक रेस्पेक्टेड फिगर रहे। दुख की बात यह है कि ओपनहाइमर का हेल्थ शॉर्टली आफ्टर डिटेरिएट होने लगा और 1966 में उन्हें थ्रोट कैंसर डायग्नोस हुआ। अपने अर्थ पर आखिरी वीक्स में जब वो बेड रिडन थे, 1967 में रॉबर्ट अपनी ज़िंदगी पर रिफ्लेक्ट करते रहे। जब वो 1930s में प्रोफेसर थे, रॉबर्ट का इनएबिलिटी टू फोकस होने की वजह से उन्होंने बहुत कुछ मिस कर दिया था। अर्ली 1930s में उन्होंने एक पेपर को राइट किया था जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड था। ये एक डिस्क्रिप्शन है कि कैसे लाइट रेज इलेक्ट्रॉन को मेटल से इजेक्ट कर सकती है। ये वही मैकेनिज्म है जो हमारे सोलर पैनल्स को वर्क करता है आजकल। ओपनहाइमर ने रियलाइज़ करने के बजाय कि उनके हाथों में क्या अमेजिंग डिस्कवरी है, वो बोर हो गए और किसी और टॉपिक पर मूव ऑन कर गए जो उन्हें ज़्यादा अलूरिंग लगा। इसी बीच ग्रेजुएट स्टूडेंट जिसके साथ वो काम कर रहे थे प्रॉब्लम पर चिपके रहे। वो ओपनहाइमर जितना स्मार्ट नहीं था, लेकिन उसमें ज़्यादा डिसिप्लिन था। उसने पेपर को टाइडी अप किया और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स को फिक्स किया। रिजल्ट एक नोबेल प्राइज़ उस ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए, और इम्पेशेंट ओपनहाइमर मिस आउट हो गए। लेकिन ये उनके नेक्स्ट ब्लंडर से कुछ नहीं था।
वो एक और कलीग ने 1939 में ब्लैक होल डिस्कवर कर लिया था बाय एक्सीडेंट। अजीब बात यह है कि पेपर उसी दिन हैंड इन हुआ जब जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया था। ओपेनहाइमर और उसके कलीग आइंस्टाइन के रिलेटिवली इक्वेशन से खेल रहे थे और उन्होंने कुछ फ़नी नोटिस किया। ये प्रेडिक्ट करता था कि अगर एक मैसिव स्टार अपनी सारी फ्यूल बर्न करके अपने आप पर कोलैप्स हो जाए तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड जो क्रिएट होता है वो इतना इंटेंस होता है कि लाइट खुद भी एस्केप नहीं कर पाती। ये ब्लैक होल का डिस्कवरी था और ये पहला एकेडमिक पेपर था सब्जेक्ट पर। तो ओपेनहाइमर ने इसके साथ क्या किया? फिर से वो इस बारे में भूल गए और किसी और चीज़ पर मूव ऑन कर गए जो उन्हें ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था। ब्लैक होल फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल इंक्रीजिंगली रेलेवेंट है। अगर वो अपने एफर्ट से स्टिक करते तो कौन जानता क्या हो सकता था। ये बिहेवियर ओपेनहाइमर को उनकी लाइफ के बहुत लास्ट डेज में हंट करेगा। ओपेनहाइमर की ज़िंदगी का सबसे दुखद पार्ट हियरिंग का ह्यूमिलिएशन या एटॉमिक बॉम्ब का डिटोनेशन नहीं था। उनके सबसे अच्छे दोस्त जो उन्हें सबसे अच्छे से जानते थे, उन्हें पता था कि उनकी ज़िंदगी का असली ट्रेजेडी वेस्टेड पोटेंशियल था। उन्हें पता था कि ओपेनहाइमर के फ्रस्ट्रेटिंग ब्रिलियंस के बारे में, लेकिन वो बस सिंपली फोकस नहीं कर पाते थे और चीज़ें देख नहीं पाते थे। उनके दोस्त जानते थे कि वो फेम और पॉलिटिक्स से डिस्ट्रैक्टेड हो गए थे मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बाद। उन्होंने अपनी ट्रू कॉलिंग फिजिक्स छोड़ दी थी। उनके लिए ओपेनहाइमर की ज़िंदगी का सौरो ये था कि वो कभी आइंस्टाइन नहीं बन पाए जैसे वो हो सकते थे। हार्ट ब्रेकिंगली ओपेनहाइमर को ये पता था। जब वो कैंसर से बेड रिडन थे 1967 में, ओपेनहाइमर की वाइफ किटी ने उनके दोस्त फ्रीमैन डायसन को उनके डेथ बेड पर मिलने के लिए रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि ओपेनहाइमर ने फाइनली रियलाइज़ कर लिया था कि उन्होंने अपनी पोटेंशियल स्क्वैंडर कर दी है। वो साइंस को एक लास्ट चांस देना चाहते थे। वो उम्मीद कर रही थी कि डायसन उनकी स्पिरिट्स को बूस्ट कर सकते थे, लेकिन डायसन ने डिक्लाइन कर दिया। वो बाद में कहते हैं, मैं किटी से उनकी डिस्पेयर के रूट्स के बारे में सहमत था, लेकिन मैंने उसे बताना पड़ा कि अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने उसे कहा कि मैं रॉबर्ट के साथ क्वाइटली बैठना चाहता हूँ और उसका हाथ पकड़ना चाहता हूँ। उनके साइंटिस्ट होने के दिन ख़त्म हो गए थे। अब इक्वेशन से उनकी एंग्विश क्योर नहीं हो सकती। डिजीज़ के शॉर्ट बैटल के बाद ओपेनहाइमर फरवरी 18, 1967 को 62 साल की उम्र में मर गए। थैंक यू। उनकी पासिंग के बावजूद भी उनका शुरू किया हुआ काम जारी रहा। पहले एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट से दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोलिफरेशन देखा गया। अभी तक 9 देश ओनली न्यूक्लियर वेपन्स पोसेस करते हैं: यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। न्यूमरस ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट के बावजूद जो न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट के लिए एम थे, दुनिया का टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स आज एस्टिमेटेड है ओवर 13,000। इनमें से सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के पास है, जिससे वो प्लैनेट के सबसे डोमिनेंट न्यूक्लियर पावर बन जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ने इन वेपन्स की डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल बढ़ा दी है और इसीलिए न्यूक्लियर वॉर का थ्रेट एक ग्लोबल कंसर्न रहता है। अगर एक और वर्ल्ड वॉर हो जाए तो ये सिविलाइजेशन अंडर हो सकती है। हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या हम सब कुछ कर रहे हैं इसे अवॉइड करने के लिए। मुझे लगता है हमें लाइफ अब्रॉड की रियलिटीज़ को समझना पड़ेगा। स्लोगन से ज़्यादा मेंस लाइफ्स के टर्म में इन रियलिटीज़ का रिस्पॉन्स में पीस का होप है। ओपेनहाइमर की कहानी एक स्टार्क रिमाइंडर है ह्यूमन नॉलेज में पावर का, और हमें इसकी एप्लीकेशन करते वक्त केयर लेनी चाहिए। जैसे सोसाइटी साइंस और टेक्नोलॉजी के बाउंड्रीज़ को पुश करती रहती है, हमें ओपेनहाइमर की जर्नी को कुछ नोट करना चाहिए और अपना खुद का पाथ माइंडफुल बैलेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी के साथ नेविगेट करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक और कहानी है, ओपेनहाइमर की पर्सनल लाइफ में एक स्टोरी। ये एक लेसन है जो कहता है अगर तुम किसी चीज़ में अच्छे हो तो गिव अप मत करो। ये थी ओपेनहाइमर और मैनहट्टन प्रोजेक्ट की स्टोरी। अगर तुम कोल्ड फ्यूजन एपिसोड देखना चाहते हो जिसमें एक आदमी ने 1983 में न्यूक्लियर वॉर रोका था, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। ये इंडिविजुअल लार्जली फॉरगॉटन है आजकल, लेकिन अगर उसके लिए नहीं होता तो हम सब यहाँ नहीं होते। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा नाम डगोगो है और तुम कोल्ड फ्यूजन देख रहे हो, और मैं तुम्हें मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। Cheers guys, have a good one. Fusion, it's a new thinking.